हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो हमारा हिस्ट्री चल रहा था, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। अभी इसका हम आगे का चैप्टर देखेंगे। तो चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पूरा तो आपका जो है भूगोल हो चुका है, ठीक है। तो आप भूगोल जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैंने साइंस भी पढ़ा रखा है, 10th तक का जो साइंस है आपका क्लास 6 से 10 तक का, और भूगोल आपका 6 से 12 तक का पूरा कंप्लीट करा रखा है मैंने। तो उसको जाके देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका भूगोल और जो है साइंस कवर हो जाएगा। तो अभी हमारी सीरीज जो चल रही है वो चल रही है इतिहास की। तो चलिए इतिहास को आगे देखते हैं। तो इसका ग्रीन कलर कर लेते हैं और इसको इरेज कर देंगे पूरा। हो गया इरेज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कि क्या है सेकंड नंबर चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी जो है भोजन, पहले जो लोग बाग थे वो भोजन कैसे इकट्ठा करते थे। तो देखिए कहानी दी हुई है छोटी सी, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। लड़का कहाँ से कहाँ गया? दिल्ली से चेन्नई, ठीक, यानी नॉर्थ से पूरा साउथ तक गया। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं, ठीक है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। ऐसा तो है नहीं कि पहले रेल थी, ठीक है, एक समय पर रेल बनी होगी, फिर लोगों ने यात्रा शुरू की। तो वही चीज़ बता रखा है उसके चाचा ने कि 150 साल पहले, ठीक है, 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू किया। इससे पहले ट्रेन नहीं थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है बस इसके बाद आई। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा। नॉर्मल बात है कि भाई ऐसा तो नहीं होता होगा ना, कि रेल नहीं थी, बस नहीं थी, बाइक नहीं थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि लोग एक जगह ही ठहर के रह जाया करते थे। आपने भी देखा है पिछले चैप्टर में कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर यात्रा करी है लोगों ने। बिजनेस करना होता था, जो व्यापारी होते थे उनको व्यापार करना होता था। एक जगह तो पूरा सामान नहीं बिक्री होता था ना। तो क्या था, लोग बाग पैदल यात्रा करते थे, लोग बाग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। क्या होता था? लोग बाग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, ठीक है। अपने तरीके के पहले के साधन थे, आज अलग साधन है, पहले और तरीके के अलग साधन थे। चलिए आगे देखिएगा। अब इसमें बता रखा है कि आरंभिक मानव आखिर भी इधर उधर क्यों घूमते थे? एक ही जगह रह सकते थे ना, क्या जरूरत थी कि इधर उधर घूमें? इधर उधर घूमने की जरूरत क्या थी? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। आखेटक यानी शिकारी, खाद्य संग्राहक यानी खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने वाले लोग। संग्राहक मीन्स इकट्ठा, ठीक है। संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा। और संग्राहक मतलब चीज़ों के इकट्ठा करने वाला पर्सन। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारते थे, भोजन का इंतजाम करने वाली विधि। तो उनको आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों पुकारते थे? क्योंकि भोजन को इकट्ठा करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे और फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। जो जो भी सामान, खाने की चीज़ें, वस्तु थी, सबको इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो कारण थे, क्या कारण थे? एक जगह ये लोग खाने की चीज़ों का संग्रह कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो है खाने की चीज़ों का संग्रह यहाँ से अब नहीं हो पा रहा है, ख़त्म हो गई चीज़ें, तो इनको दूसरी जगह पे जाना होगा, यहाँ से इन्हें संग्रह करनी होगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पहला कारण तो यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते।
नॉर्मल बात है कि एक जगह पर रहेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ का फल फूल खाएंगे, वहाँ पे जो जानवर मिलेंगे उनको खा डालेंगे, ठीक है। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला तो ही हो गया इनके पलायन क्यों करते थे लोग बाग, क्यों, क्योंकि इनको खाने की ज़रूरत पड़ती थी, एक जगह रहेंगे तो खाना ख़त्म हो जाता था। दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो दूसरा कारण आपका ये हो गया। आगे देखेंगे तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण यह था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, ठीक है। कोई आपका बारिश के मौसम में फल फूल आ रहा है तो कोई सर्दियों के मौसम में, और वो साल भर कैसे चलेगा, साल भर तो चल नहीं सकता है। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों पर घूमते थे। इनको पता होता था सर्दियों में कहाँ हमें फल मिलेगा, गर्मियों में फल हमें कहाँ मिलेगा, तो उस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान लोग बाग जाते थे। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता था, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। पानी कहाँ मिलता था, या तो ना झीलों में मिलेगा या फिर झरनों में मिलेगा या फिर नदियों में मिलेगा। यद्यपि कई नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था, ठीक है। कुछ झीलें, तालाब कैसे हुआ करते थे कि उसमें हर मौसम में पानी नहीं रहता था, यानी 12 महीने पानी उसमें नहीं रहता था, तो लोगों को इधर से उधर पलायन करना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें मिलती कैसी है, हमें कैसे जानकारी मिलती है कि लोग वह क्या खाते थे, कैसे रहते थे, बताइए। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। क्या करते थे कि पुरातत्वविदों ने, यानी इतिहासकारों ने, या जो पुरातत्व ढूंढते हैं उन लोगों ने कुछ ऐसी वस्तुएं खोजी हैं जिनका निर्माण या उपयोग, बनाना और फिर उसका उपयोग करना आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे, ये लोग करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों का यूज किया होगा, लकड़ियों का, हड्डियों के औजार बनाए होंगे। हड्डी बहुत पैनी होती है, ठीक है, लकड़ी भी पैनी पाई जाती है, पत्थर भी पैना मिल जाएगा आपको। तो इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। पत्थरों के औजार आपके ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। लकड़ियों के तो नॉर्मल बात है कि उसमें दीमक लगेगी, ख़राब हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए करते थे, कुछ हड्डियों और मांस काटने के लिए करते थे, ठीक है। सीधा पूरा जानवर तो खाएंगे नहीं ना एक बार में, तो उसको काट काट के भून भून के खाते थे, ठीक है। फल फूल भी काटना पड़ता था। पेड़ों की छाल भी इन लोगों को छीलनी पड़ती थी। जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल पहले उतारेंगे, ठीक है, फिर उसको सिल के पहनते थे, कपड़ों का यूज करते थे, कपड़े बनाते थे उससे, और उसको सिलने के लिए ऐसी पैनी औजार बनाते थे। चलिए आगे देखिएगा। कुछ के साथ हड्डियों तथा कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाया करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो बहुत उपयोग थे इनके, किस चीज़ के, हथियारों के। और हथियार कहाँ कहाँ से बनाते थे ये लोग। एक तो हथियार बनता था इनका लकड़ी से, एक पत्थर से, और तीसरा हड्डी से। तो तीन चीज़ें थी लोगों को हथियार बनाने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। इधर पे देखिए आप लोग, इधर पे देखिए क्या हो रहा है। ये हथियार है, ठीक है, और ये एक दूसरा हथियार है। इधर पे आप देखेंगे नुकीला है, ठीक है। ये कैसा है, नुकीला, यानी नुकीला है। अब जो नुकीले हथियार हमें चाहिए वो यही हम काम करते थे। देखिए पत्थर के औजार का उपयोग दिखाया गया है बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। ये जड़ है, इसको खोदा जा रहा है इस औजार से। और दूसरा दिखाया गया है, ये जानवर की खाल दिखाई गई है, और इस खाल को सिलने के बाद ये लोग पहनते थे, कपड़े बनाते थे खाल से। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखेंगे, रहने की जगह निर्धारित करना। तो रहते भी तो होंगे कहीं, ऐसे थोड़ी है कि कहीं रहते ना होंगे। अब बारिश के मौसम में क्या करेंगे, सर्दियों के मौसम में क्या करेंगे, गर्मियों के मौसम में क्या करेंगे। सर्दियों के मौसम में सर्दी लगेगी रात को, लोग वहाँ कहाँ जाएंगे। तो रहने के लिए भी इन लोगों को जगह देखनी पड़ती थी। तो चलिए देखते हैं रहते कहाँ थे।
मानचित्र 2 में देख लेंगे थोड़ी देर में। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पे पुरातत्व मिलेंगे। उन स्थानों को हम क्या कहेंगे? पुरा स्थल, जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। क्या मिला है कि यहाँ पे जो आखिर तक खाद्य संग्राहक हैं यहाँ पर रहते थे, इस चीज़ का प्रमाण यहाँ पे मिला हुआ है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान यानी मुख्य स्थानों को चिन्हित किया गया है। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। नॉर्मल बात है ना कि आप लोग कहेंगे कि नदियों और झीलों के किनारे क्यों पाए जाते थे? नदियों और झीलों के किनारे पानी की सुविधा रहती थी और पानी से हर चीज़ संभव हो जाती थी। तो चलिए, इधर पे बता रखा है कि त्रिकोण, लाल त्रिकोण से देख लीजिए आप कि कहाँ कहाँ लोग बाग रहते थे। ये गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाओं में लोग बाग रहते थे, जो कि आपकी एमपी में पाई जाएंगी। हुगसी गुफाओं में रहते थे, कुरनूल की गुफाओं में मिलेंगे। ठीक है, ये गुफाएं बनी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका ये वाला इतना। चलिए इधर पे आगे देखिए, इधर से देखिए। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिलें। अब उन्हें पत्थर भी तो चाहिए, कहाँ अच्छे मिलेंगे? जब उनका हथियार बनाना है तो इस चीज़ को भी देखना पड़ता था कि कहाँ पत्थर अच्छे मिल रहे हैं। देखिए आगे, इस शैल चित्रकला जिसमें हमें क्या पता चलता है, एक शैल चित्रकला के बारे में देखिए। ये क्या दिखाया गया है? एक जानवर के पीछे भागता हुआ इंसान दिखाया गया है। ये जानवर और इसके पीछे शिकार करने के लिए शिकारी भागता हुआ दिखाया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर ऐसे चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में चित्र मिले हुए हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्र बनाए गए। सजीव चित्र ही तो देखिए आप, ये भागता हुआ हिरन दिखाया गया है, इसके पीछे भागता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है जो कि शिकार के लिए इसके पीछे भाग रहा है। अब देखिए, भीमबेटका की गुफाएं। आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं? तो आपको सीधा सीधा टिक लगा देना है, आधुनिक मध्य प्रदेश यानी एमपी में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से सुरक्षा मिलती थी, और जो है धूप यानी गर्मियों के मौसम में धूप बहुत तेज पड़ती थी और उनके साथ साथ गर्म हवाएं भी चलती थी, तो इन चीज़ों से इन्हें राहत मिल जाती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास पाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी ये जगह? नॉर्मल बात है कि बारिश के मौसम में अगर गुफाओं में लोग बाग रहेंगे तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा। अब गर्मियों के मौसम में लोग बाग रहेंगे तो वहाँ पे धूप और गर्म लू जो चलती है, लपट जो चलती है, उससे बचत हो जाएगी। बस सीधी सी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये गुफाएं बनी हुई हैं, गुफाएं दिखाई गई हैं। देखिए इधर पे गुफाएं दिखाई गई हैं आपको, ये दिखाई गई गुफाएं। चलिए आगे देखेंगे। पुरा स्थल क्या है? पुरा स्थल वह स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पुरा स्थल जहां पुरातत्व मिलेंगे उस स्थान को हम पुरा स्थल कहेंगे। ठीक है, उस स्थल को हम पुरा स्थल कहेंगे। पुरा स्थल वह स्थान है जहाँ में औजार, बर्तन, इमारतें, ठीक है, वस्तुओं के, इन चीज़ों के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें बड़ी वहीं छोड़ के चले गए। ठीक है, इकट्ठा सामान तो लेके जाते नहीं, क्या वहाँ रहेंगे, वहाँ करेंगे, वहाँ ये सब सामान उठा के ले जाएंगे। जहाँ लोग बाग रहते थे वहाँ पे इन चीज़ों की सुविधा कर लेते थे अपने आप, इकट्ठा सामान ढोते नहीं थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में हम देख लेंगे। अब ये चीज़ें क्यों मिली हैं, मतलब जगह तरीके की जगह हैं क्या? इन लोगों ने बोला है ज़मीन के ऊपर सीधी सीधी मिल गई, ज़मीन के अंदर कैसे मिलेंगी? पहले लोग बाग वहाँ रहते थे, धीरे धीरे वहाँ पे धूल चढ़ गई, धूल मिट्टी में आके चीज़ें दब चुकी हैं तो नीचे चली गई। कभी कभी समुद्र में, नदियों में बह के चली गई, बारिश के मौसम में पानी में बह गई चीज़ें। ठीक है, तो नदियों के तल में चली गई या फिर बहती बहती डायरेक्ट समुद्र में चली गई। वहाँ से पुरातत्वविदों को ये चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आग की खोज कब हुई? तो आग की खोज देखिए, मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं देखिए। चलिए देख लेते हैं कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं। देखिए इधर पे
कुरनूल की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी? ये तो रही आपकी भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, कुरनूल की गुफाएं, ये रही आपकी कुरनूल की गुफाएं। तो चलिए देखते हैं कुरनूल की गुफाओं के बारे में क्या बता रखा है। इधर पे देखिए, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब आपसे पूछो कोई राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कुरनूल की गुफाओं में मिले हुए हैं। इसका मतलब है राख के अवशेष क्यों मिलेंगे? राख के अवशेष जहाँ मिलेंगे वहाँ क्या होगा? वहाँ आग जलाई गई होगी, आग यानी आग की खोज हो चुकी थी। तो आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए। आग का इस्तेमाल कई कारणों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, रात के समय इसको लाइट के तौर पर किया जाता था, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का उपयोग ये लोग इन चीज़ों के लिए करते थे। चलिए देखिए आगे, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आग खाना पकाएंगे चूल्हे पे तो आग का उपयोग करेंगे, किसी चीज़ को जलाना हो तो आग का उपयोग करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम आग का उपयोग कर लेते हैं। चलिए देखिए नाम और तिथियाँ, तो चलिए इस तिथियों के बारे में देख लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। क्या रखे हुए हैं? आरंभिक काल को भी पुरापाषाण काल कहते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थरों का काल, पुरापाषाण। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा का अर्थ क्या है आपका? प्राचीन यानी पुराना, और पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व से इसको बताया गया है, इसको पुरापाषाण काल बोला गया है। पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है, ठीक है। 20 लाख साल पीछे आप जाएंगे, ठीक है, पहले तो आपको 20 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा, और इसके बाद चलते चलते आप 12,000 साल, यानी इसके जो बीच का समय है इसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। तो इसका कलर अब हम ग्रीन करेंगे और इसको साफ कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन से देखेंगे। इस काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पुरापाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और आपका उत्तर पुरापाषाण युग, इसको 3 भागों में बांट दिया। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो याद रखिए कि मेसोलिथ किसे कहते हैं? मध्य पाषाण को कहते हैं। सीधा सीधा आपका वन लाइनर क्वेश्चन में आता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले, इसको इरेज करेंगे। चलिए देखिए, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, यानी जो पत्थरों, पाषाण के जो औजार, पहली बात तो पत्थर का पर्यायवाची क्या है? पाषाण, ठीक है। पाषाण किसका पर्यायवाची है? पत्थर का। तो जो पत्थर के जो औजार मिले हैं आमतौर पर छोटे छोटे मिले हैं। इसको माइक्रोलिथ, माइक्रो यानी छोटा सा, माइक्रोलिथ, और इसको हम लघु पाषाण कह देंगे। प्रायः इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार बनाते थे लोग। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पर मिले हुए हैं। आगे देखिए, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से करी गई। इसको हम अब नवपाषाण युग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? नवपाषाण युग। नवपाषाण का क्या मतलब है? नव मतलब नया, हमने, और पाषाण मतलब पत्थर, तो नया पाषाण, नया पत्थरों का काल, ठीक है। यानी पत्थरों के औजार में बदलाव आया होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम लिए, अगले अध्यायों में तुम्हें इनके नाम आगे मिलेंगे, और ये नाम आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं, तभी तुम्हें याद रहेगा। पाषाण कहीं मिल गया, हम बैठे बैठे सोच रहे अरे यार पाषाण का मतलब क्या होता है, ऐसे कैसे चलेगा? हमें पहले से ही पाषाण का मतलब पता होना चाहिए। पाषाण आपका पत्थर का पर्यायवाची है। तो एक एक शब्द को गौर करिए। आपको हर सब्जेक्ट में जो नए नए शब्द मिलते हैं उसको आपको गौर करना होगा। अक्सर हम पुराने स्थानों के बारे में उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनको क्या नाम दिए गए थे। ये नाम हमें नहीं पता, वो लोग बाग हमें नहीं मिले कि हम इस चीज़ को यही बोलते हैं। हम तो अपने अनुसार चीज़ों के नाम रखे हुए हैं। चलिए आगे देखिएगा। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी पड़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इनको खाना मिलेगा। अब घास हो रही है अच्छी खासी, इनको खाना मिलेगा, जीवित रहेंगे। जीवित नहीं रहेंगे मर जाएंगे,
जो है आपकी प्रजाति खत्म हो जाती है, लुप्त प्राय प्रजाति हो जाती है। चलिए आगे देखिएगा, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। क्यों करेंगे आदतों प्रजनन के समय की जानकारी? क्यों? क्योंकि उन लोगों को, जानवरों को भून के खाना होता था शिकार करके, ठीक है, अपने अपने खाने का इंतजाम। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है, ठीक है। लोग बागों ने सोचा अब हम इसका पालन करें, ठीक है, पालन यानी पशुपालन, और पशुपालन करेंगे तो फिर हमें इधर उधर भागना नहीं होगा शिकार के लिए, हमें घर बैठे ही हम इसको आराम से भून के खा सकते हैं। आई बात समझ में? तो लोग बाग क्या करेंगे, इन जानवरों को पालना स्टार्ट करेंगे, पशुपालन स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब लोगों को खेती और पशुपालन की जानकारी हो गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं उपजाया गया, जौ, धान, अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरने शुरू कर दिया होगा। अब लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हम इसको उगाएंगे तो हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं, यानी इन्हें सीजन का पता चल गया होगा, ठीक है, कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, यानी लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक यानी किसान कहलाने लगे। आगे देखिएगा, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, ठीक है। अब चारा रखा लोगों ने, हिरण को चारा चाहिए, लोगों को हिरण भून के खाना है, सीधी सी बात है, हिरण है, हिरण को चारा चाहिए, ठीक है, लोगों को इसका शिकार चाहिए। तो क्या करेंगे, लोग बाग अपने घर के बाहर चारा रखेंगे और इससे क्या होगा, हिरण आएगा तो ये आसानी से इसका शिकार कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे देखिएगा, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह था कुत्ता। कुत्ते का जंगली पूर्वज होता था, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। अब आप कहेंगे कुत्ते को सबसे पहले पालतू क्यों बनाया गया? हालांकि ये तो खाने वाला जानवर भी नहीं था, ठीक है। तो इसको पालतू इसलिए बनाया गया कि लोग बाग जो पालतू जानवर रखते थे, पालतू नहीं, जैसे आप बताइए कृषि खेती किसानी कर रहे हैं लोग बाग, ठीक है, और दूसरी बात लोग बाग जंगल में रहते थे, तो कुत्ता वफादार, ठीक है, और इसलिए ये क्या करता था, सुरक्षा करता था। जंगली जानवर जिनसे हमें नुकसान है वो आसपास नहीं आ सकते थे कुत्ते की वजह से, इसलिए सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे भेड़ को, बकरी को, गाय को, सुअर को, सभी जानवरों को घर के नज़दीक रहने के लिए लोग उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो कृषक भी बन गए और पशुपालक भी बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू क्यों बनाया गया? कुत्ते को पालतू क्यों बनाया गया? ताकि लोग पहले अपनी सुरक्षा कर सकें जंगली जानवरों से, ठीक है। क्योंकि अभी भी तो हम कुत्ते को बाहर क्यों रखते हैं, गेट के बाहर बांध के क्यों रखते हैं? ताकि चोर से सुरक्षा हो सके, कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आए उससे सुरक्षा हो सके, ठीक है। तो वही चीज़ पहले थी, बसने की प्रक्रिया। इस चीज़ को देख लीजिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बसने लगे एक स्थान पे तो बसने की प्रक्रिया हो गया, ठीक है। घर मकान बना के रहने लगे, झोपड़ियाँ बना के, तो बसने की प्रक्रिया हो गई। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, ठीक है। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते थे। ऐसा नहीं है कि शेर को पाल लिया, ठीक है। उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिससे बीमार होने की संभावना कम हो। अब जानवरों से हमें बीमारी भी तो पनप जाएगी, तो लोगों को ये भी ज्ञान होने लगा कि कौन जानवर खतरनाक है हमारे लिए, कौन सही है, कौन पालतू रहेगा। तो वही चीज़ है कि इन लोगों ने ऐसे जानवरों का चयन किया जिसको हम आसानी से पाल सकते हैं, जिससे हमें बीमार होने का संभावना हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, क्योंकि बड़े दाने वाले अनाज में क्या होता है, आपको ना तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा और जल्दी से अनाज पक जाता है, ठीक है। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित कर सकें।
अभी भी तो यही होता है, अनाज इतना उगाया गया, ठीक है, इसमें से 50% इतना बेच के आएंगे मंडी में, कुछ इतना खाने के लिए रखेंगे, और जो इतना हिस्सा बचा हुआ है आपका, मैं इसको देखिए 1 मिनट, इधर पे देखिए, मान लीजिए इतना हिस्सा है, ठीक है, इसको हमने इतना डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या होता था, इतना तो अभी जो लोग वहाँ रहते हैं इतना हिस्सा क्या करेंगे, मंडी में बेच के चले आएंगे, मार्केट में चला जाएगा, ठीक है, और इतना जो हिस्सा खाने के लिए रख लेंगे, और इतना जो हिस्सा है इस साइड का देखिए, ये जो हिस्सा है लोग वहाँ क्या करते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं ताकि अगली साल फसल इसी बीज से बोई जाए। चलिए आगे देखिएगा, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक थे। हिंसक जानवरों को क्या करेंगे, वो खुद हम लोगों को मार के खा जाएंगे, तो हिंसक जानवर, ठीक है ना, नहीं रखते थे, क्या रखते थे, अहिंसक जानवर रखते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भिन्न भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत तथा सींग छोटे होते थे, ठीक है, तो चीज़ बहुत ज़रूरी होती थी कि भाई गुस्से में आ जाए जानवर, दांत और सींग में एक बार में आपको झटक के रख दे। अब देखिए आगे क्या होगा, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती गई। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से। लोग बसेंगे नहीं तो भोजन क्या करेंगे, यानी कृषि क्यों करें, बसे तो उन्हें कृषि करने का शौक हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर में क्या आता है, कुत्ते के बाद भेड़ बकरी का नाम आता है। चलिए आगे देखिए, एक नवीन शैली क्या है, लोगों ने क्या किया, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम सम्मिलित थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, ठीक है, क्या करना पड़ता था, अच्छे से उसको सुरक्षित करके रखना पड़ता था अनाज को। आगे देखिएगा, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना होता था। एक तो खाने के लिए पूरे साल के लिए, दूसरी साल जो है सीजन जब आएगा तो बोने के लिए, ठीक है। इसलिए लोगों को अब भंडारण करने की सोचनी पड़ी। अब लोग क्या सोचने लगे कि हम भंडारण कैसे करें, तो ये नई चीज़ उत्पन्न हुई लोगों में कि अब हमें भंडारण करना है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। तो इन सब चीज़ों से लोग क्या करते थे, भोजन का, इसका अनाज को सुरक्षित भंडारण करते थे। मिट्टी के बर्तनों में कर देते थे, टोकरियों में कर देते थे, या फिर ज़मीन में गड्ढे खोद कर उसको आराम से लगा देते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इनका उपयोग करते थे? हमें जवाब तथा कारण बताइए। तो क्वेश्चन आंसर अगले उसमें वीडियो में रहेगा आपका। चले आगे देखिएगा, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ये क्या है, जो जानवर हम लोग खा लेते हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है हमें, ठीक है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। तो ये भोजन का भंडारण है कि जो चीज़ हमें, जैसे आज हमें क्या क्या मिलता है, पनीर मिलता है, दूध दही मिलता है, ठीक है, तो जानवर से ही तो मिलता है सारा कुछ। तो हम लोग जानवर पालते हैं, फिर ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। मछली पालन करेंगे, मछली भून के खाओ आराम से, मुर्गा पालन करो, मुर्गा खा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये चलते फिरते खाद्य संग्राहक हैं। तो ये जानवरों का भी भंडारण किया जाने लगा। चलिए आगे देखिएगा, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिलता है। तो जानवरों से क्या क्या मिलता है आप खुद बता सकते हैं। जानवरों से हमें उपले मिलते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं। हमें जानवरों से खाल मिलती है, ठीक है, बहुत चीज़ें मिल रही हैं जानवरों से। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें ये हम बाद में देखेंगे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो नीले डॉट हैं। आप उसमें मैप पे जाइए, पेज नंबर 2 पे, और नीले जो डॉट है उधर पे देख लीजिए, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुरातत्वविद गए जहाँ जहाँ पे इन्होंने नीले वर्ग से बताया हुआ है, वहाँ पे इन्हें कृषक और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला हुआ है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं ये चीज़ें, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान, ये निर्दिष्ट यानी जो चिन्हित स्थान किए गए हैं कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हुए हैं। यानी अब जले हुए अनाज के दाने मिलेंगे तो क्या पता चलेगा, यानी लोग वहाँ यहाँ रहते थे, अनाज मिला हुआ है। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हैं। हमें क्या पता कि गलती से जलाए या फिर भून के खाते थे, हम नहीं बता सकते ना। उनको भी तो ज्ञान नहीं था कि जानवर भून के खा रहे तो अनाज भी भून के खाते होंगे। ठीक है, भुट्टा भी तो हम भून के ही खाते हैं ना, तो हो सकता है यही चीज़ हो। वैज्ञानिक इस अनाज के दाने की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जब हड्डियाँ मिलेंगी तो लोग बाग पहचान कर लेंगे, लोग बाग नहीं क्या कहते सॉरी वैज्ञानिक पहचान करेंगे ना कि किस जानवर की हड्डी है। चलिए आगे देखिए, स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन, ठीक है, स्थायी जीवन यानी एक जगह रहना, इधर उधर ना घूमना। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले। ठीक है, अब घरों के निशान और झोपड़ियाँ मिलेंगे तो क्या है, लोग बाग यानी क्या करते थे, स्थायी जीवन जीते थे। जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में आपको बुर्जहोम मिल जाएगा, इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि बुर्जहोम कहाँ मिलता था पहले। तो आज की जो कश्मीर है उस उधर पे पहले बुर्जहोम नाम का स्थान था। कि लोग जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, तल घर। इसको हम पहले कहते थे गर्त बास। ठीक है, गर्त होता है गड्ढे का पर्यायवाची, बास मतलब रहना, यानी गड्ढे में रहना। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिसको आज आसानी से आप तलघर बोल सकते हैं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हुई हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। ठीक है, अच्छी बात है। एक गर्त का चित्र बना लेंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। ठीक है, समय के अनुसार लोग बाग बदले, चीज़ों में बदलाव आया। चीज़ों में बदलाव से मतलब है जो पाषाण के औजार बनते थे उनमें बदलाव आया। पहले छोटे बनते थे तो अब बड़े बनने लगे, पहले थोड़ा कम नुकीले थे तो अब और ज़्यादा नुकीले बनने लगे। तो बदलाव रहे हैं। आज भी हर चीज़ में बदलाव आता है, हर चीज़ की फैशन चली जाती है, आती रहती है, फैशन बदलती रहती है। इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का नाम दिया गया। पत्थर के औजार इन्हें भिन्न मिले पहले से पाषाण युग से, इसलिए इसका नाम रखा गया नवपाषाण युग। इनमें भी औजार भी थे जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, ओखली और मूसल का प्रयोग भी यहाँ पे मिला, अनाज और वनस्पतियों को कूटने और पीसने के लिए। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए आज भी तो हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ओखली और मूसल का उपयोग और आप गांव में जाएंगे तो आज भी होता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार। प्रस्तर मीन्स भी आपका पत्थर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पत्थर के दो पर्यायवाची मिल गए, एक तो पाषाण, दूसरा प्रस्तर युगीन औजार निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए थे। चलिए आगे देखिएगा। ठीक, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये देखिए औजार दिखाए गए यहाँ पे, इस बार एक नज़र डाल लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। मिट्टी के बर्तन खोजे, पहले ही बताया गया है कि मिट्टी के बर्तन ये लोग जो है अनाज का भंडारण करने के लिए बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण से मतलब है नई नई डिजाइनें, फूल पत्तियाँ निकाली जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए करते थे। फिर इन्हें ज्ञान हुआ कि इसमें हम खाना भी बना सकते हैं, तो खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही देखने को मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले होंगे। लोग हर जगह अलग अलग परिवर्तन देखने को मिले होंगे, एक साथ पूरे परिवर्तन नहीं मिले होंगे एक समय में। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते रहे हैं, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया।
इस जगह पे हम खेती और पशुपालन करने लगे तो यहाँ पे लोग आज भी संग्रह करते हैं। ठीक है, चले आगे देखिएगा। पशुपालन को अपना लिया, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर जीविका चलाया करते थे। आगे देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ पहुँचे लोग। अब पहली बात तो आप मेहरगढ़ देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है, 1 मिनट, यहाँ पर मैप आपका दूसरे नंबर पे था, दूसरे पेज पे। इधर पे देखिए आप, बुरजोम, मैंने बताया था आपको बुरजोम वहाँ पे कश्मीर में। ठीक है, मेहरगढ़ आपका ये रहा, पाकिस्तान साइड। आगे देखिए, चलिए आगे का चैप्टर देखते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। कहाँ गए, ये हो गया था हमारा, ये हो गया था सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ढूंढ लिया हमने मेहरगढ़। देखिए, जब ईरान जाने वाले रास्ते, महत्वपूर्ण रास्ते, सबसे आपका महत्वपूर्ण रास्ता है बुलंदर्रा। पहले लोग बाग बुलंदर्रे से ही आते थे। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड से लोग बाग आते थे, जो ईरान से लोग बाग निकल के आए हैं, वो बुलंदर्रे से ही एंट्री मारते थे। हरा भरा समतल स्थान था इसके पास। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान था जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना, भेड़ बकरियाँ पालन स्टार्ट किया। क्या किया, इधर पर फिर से पढ़िए। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान था जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना शुरू किया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, यानी कई जानवर यहाँ देखे गए। लोग बाग रहते होंगे, जानवर रहते होंगे, लोग बाग उन्हें खाते होंगे, तो उनकी हड्डियाँ पाएंगे। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ यहाँ पे मिली हुई हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हुए हैं। घर भी इन लोगों ने यहाँ पाए। प्रत्येक घर में 4 तथा उससे ज़्यादा कमरे थे। लोग बाग ग्रुप में रहते थे। ठीक है, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे, कुछ कमरे भंडारण के लिए कर रखे थे, कुछ रहने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से चौकोर घर बनाए जाते थे, 4-4 रूम के। चले आगे देखिएगा। इधर पे देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी, अब ये देखिए मजाक की चीज़ बढ़िया है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, तो सम्मान के नाम पे लोग कब्र में ही सामान रख देते थे उसका। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे, यानी जो उसका प्रिय सामान होता था, जो इंसान मर चुका है उसका जो प्रिय सामान है, या उसके जो राजा महाराजा की जो प्रिय दास दासी रहते थे, या उनके जो जानवर प्रिय रहते थे, वो सारा सामान ऐसे ही दफना देते थे साथ में। ठीक है, तो मेहरगढ़ में, 1 मिनट देखिए इधर पे, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया, संभवतः ऐसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रख दिया गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो आपका मृतक बना हुआ है, ये सामान, ये बकरी की हड्डियाँ आपको दिख रही हैं, काफ़ी सारा और भी छोटा छोटा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से लोग बाग करते थे। ठीक है, कब्र में लोग बाग का सामान, जो मर चुका है उसका सामान और खाने पीने के लिए चीज़ें भी लोग बाग रख देते थे। चलिए आगे देखेंगे। तो अन्यत्र में देखिए, फ्रांस की गुफा में जो चित्रकारी दिखाई गई है, चलिए इसको देख लेंगे। देखिए, एटलस में फ्रांस ढूंढिए तो देख लेना। यह चित्र फ्रांस की गुफा का, इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 वर्ष पहले हुई। ठीक है, इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़ा, गाय, भेड़, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, चित्रकला का शौक होगा तो कर दिया। अब देखिए आगे, इन चित्रों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता होगा, जैसे भी आज भी तो हम रंगोली बनाते हैं, तो उसी प्रकार ये लोग बनाते होंगे। या फिर अन्य शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान किए जाते होंगे, होता होगा कुछ इनका यज्ञ वगैरह करते होंगे, कुछ पूजा पाठ करते होंगे, फिर काम पे जाते होंगे। ठीक है, काम ही तो होता था इनको ये शिकार विकार करना। चलिए आगे देखिए और क्या रखा हुआ है इधर पे। एक नव पाषाणिक पुरा स्थल, देखिए इधर पे, नव पाषाणिक पुरा स्थल। एटलस में टर्की ढूंढिए, देख लेना टर्की। पुरा पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक क्या मिला हुआ है, चाताल ह्यूक तुर्की में है। चाताल ह्यूक नाम का स्थान है, वो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी
और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ यहाँ पर पहुँचाई जाती थी तुर्की में। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। चलिए चैप्टर होता है आज का आपका समाप्त। तो देखिए और चीज़ें क्या हैं आपकी। उपयोगी शब्द, उपयोगी शब्द क्वेश्चन आंसर आपको एक वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ये आपका जो कक्षा 6 का समाप्त हो जाएगा जैसे ही हिस्ट्री, तो आपको क्वेश्चन आंसर और उपयोगी शब्द की वीडियो बिल्कुल आपको मिल जाएगा PDF में, आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।